Hello everyone, welcome to Techno Herald Online. In this lecture, I am gonna cover topics like compressibility and surface tension. So hydraulics, that is trio-pack of FM plus OCF plus HM, hydraulic machines. तो अब तक तो मैंने विस्कोसिटी के सारे कंसेप्ट डिस्कस कर दिए आपसे, होप आपको समझ में भी आ गया होगा। जो लास्ट के प्रॉब्लम थे उसको दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है। और अब लेट्स हैव अ टेंडम इन सम ऑफ द अदर टॉपिक्स। compressibility, compression ability। एक मिनट, compression ability, ओके सर। तो डेफिनेशन क्या होगा? द कंप्रेशन एबिलिटी ऑफ ए फ्लूइड, द कंप्रेशन एबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड। ओके, सो कंप्रेसिबिलिटी डिनोटेड बाय बीटा, ठीक है। बीटा से डिनोट करते हैं, एंड बीटा इज इक्वल टू 1/k, ठीक है। 1/k, व्हाट इज k? k इज बल्क मॉडुलस, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए, एक मिनट रुकना, वैसे तो अगर देखा जाए तो बल्क बिहेवियर जो है ये सबसे ज़्यादा सॉलिड्स डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। बल्क बिहेवियर ज़्यादातर सॉलिड डिस्प्ले करते हैं, बट लिक्विड के भी केस में देखा जाता है, ठीक है। अभी बीटा दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी इज 1/k, ओके सर। कॉम्प्रेसिबिलिटी को अगर प्रैक्टिकल मीनिंग में देखना तो क्या होगा? लेट अस सपोज ये आपका कंटेनर है, इसमें पानी है, इसमें लेट अस सपोज ये आपका बैलून आपने डाल दिया, तो ये पानी इस पर फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? प्रेशर फोर्स। किस डायरेक्शन में? कंप्रेशन। ओके, फोर्स लगाया और कुछ अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। लेटर ऑन मैं इसको ये जनरलाइज कर दूंगा कि अंदर वाला फोर्स जो है वो बाहर वाले फोर्स से ज़्यादा होता है, नहीं तो ये फूट जाता ना बैलून, ठीक है। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी का यही डेफिनेशन है, द कंप्रेशन एबिलिटी ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। नाउ ये के जो है ये आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ते होंगे कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ बल्क मॉडुलस क्या होता है। के बल्क मॉडुलस dp डिवाइडेड बाय dv बाई v विद माइनस साइन, ठीक है। dp डिवाइडेड बाय v बाई dv बाई v विद माइनस साइन, ये होता है k का वैल्यू, ठीक है। ओके सर, नाउ लेट अस सपोज मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, अच्छी बातें। डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, ओके सर। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, ओके सर। लेट अस सपोज मास इज कांस्टेंट, let us suppose mass is constant, एक्चुअली जब मैं ये लाइन लिखता हूँ ना कि लेट अस सपोज मास इज कांस्टेंट, तो बच्चा का तपाक से क्वेश्चन आ जाता है, सर मास तो कांस्टेंट ही होता है,
फिर ये क्यों लिख रहे हैं कि मास इज कांस्टेंट? हाँ ये सच बात है कि मास कांस्टेंट ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहाँ मास वेरी कर जाता है। कहाँ? रॉकेट्स। रॉकेट के केस में देखते होंगे, रॉकेट का फ्यूल जो है वो नीचे की तरफ निकलता है और न्यूटन्स थर्ड लॉ से फ्यूल नीचे की तरफ निकल रहा है, लेकिन वो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, फिर रॉकेट इस तरह से उड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मास कांस्टेंट होता है, नॉर्मली तो कांस्टेंट ही होता है, लेकिन एक केस ऐसा है रॉकेट प्रपल्सन का केस जहाँ पे मास वेरी कर जाता है। ठीक है, लिक्विड्स के केस में भी जैसे मास फ्लो रेट की हम लोग बात कर देते हैं, जब आपको हाइड्रोलिक मशीन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे मास फ्लो रेट की बात कर देते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया लेट अस सपोज मास इज कांस्टेंट। चलो हटाओ, एक्सेप्शन वगैरह को हटाओ, मास इज कांस्टेंट। तो मास इज कांस्टेंट तो m बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे? रो वी। ओके सर, सो मास इज कांस्टेंट, m बराबर रो वी। मास इज कांस्टेंट यानी dm, अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ तो ये क्या हो जाएगा? रो डी वी प्लस वी डी रो। ओके सर, dm मास कांस्टेंट है, dm ज़ीरो हो जाएगा ये तो सर, ज़ीरो इज इक्वल टू रो डी वी प्लस वी डी रो। ओके सर, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज़ीरो इज इक्वल टू रो डी वी प्लस वी डी रो। इसको इधर भेज दीजिए, रो डी वी माइनस टाइम्स रो डी वी इज इक्वल टू वी डी रो। ओके सर, डी वी बाई वी इज इक्वल टू डी रो बाय रो, ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है सर, ये कंसेप्ट को इधर पुट कीजिए, इधर। तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k इज इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाय डी रो बाय रो। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके सर, ठीक है, तो इतना सब कुछ मैंने लिख दिया। इसमें एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है बताइए? इतना सब कुछ तो मैंने लिख दिया कि सर ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, लेकिन अगर किसी ने पूछ दिया कि यार ये तो तुम फार्मूला लिख रहे हो बल्क मॉडुलस का, व्हाट इज़ बल्क मॉडुलस, ये तो बताइए। ये तो सब फार्मूला लिख दिए कि बीटा इज इक्वल टू 1/k और जो भी ये सब लिखे हो, फार्मूला तो बताइए क्या होगा। तो बल्क मॉडुलस, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय k, और उसका डेफिनेशन क्या होता है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ तक अगर कुछ देखना है तो देख लीजिए। तो बल्क मॉडुलस डिनोटेड बाय k इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर कीजिए। डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये होगा बल्क मॉडुलस। ठीक है, ओके सर, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होता है? तो प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी मैंने दिखाया, फिर से देख लीजिए। ये लेटर सपोज आपका कंटेनर है, लेटर सपोज आपका कंटेनर है, इसमें कोई आपका इस तरह से बलून है। ठीक है, बलून है। लेटर ऑन मैं बता दूंगा कि ये जो बाहर से प्रेशर लग रहा है और ये अंदर का वाला प्रेशर, अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से ज़्यादा होता है। ओके सर, उसको भी हटाइए। ठीक है, तो ये प्रेशर ज़्यादा कम उस कारण से डीपी तो आएगा, प्रेशर ज़्यादा कम उससे डीपी तो आएगा, चेंज इन प्रेशर तो होगा। व्हाट इज डीपी? पी इन माइनस पी आउट इज डीपी। ओके सर, पी इन माइनस पी आउट इज डीपी। ओके सर, एंड व्हाट इज डी वी बाई वी? जब ये प्रेशर लगेगा तो इसका वॉल्यूम में कुछ चेंज तो होगा, और वॉल्यूम में चेंज डी वी बाई वी, ये आपका हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, डी वी बाई वी, इसी को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। कोई पूछे व्हाट इज बल्क मॉडुलस? सर इट इज़ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके सर, फॉर्मूला क्या होता है? सर फॉर्मूला कंप्रेसिबिलिटी से अगर कंपेयर करें तो बीटा इज इक्वल टू 1/k। ओके सर, वो सब ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन अगर ऐसे बल्क मॉडुलस का क्या होता है? तो बीटा इज इक्वल टू 1/k, तो k क्या होता है? तो k का फॉर्मूला ये होता है सर। ओके सर, अगर मास हमारा कांस्टेंट है सर, मास हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ से ये रिलेशन निकल के आ जाता है सर। इसमें इसको पुट किया तो ये आया। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को
फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है, फिर से देख लीजिए। ओके, तो व्हाट इज बीटा? बीटा डिनोट्स कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन एबिलिटी, वो बीटा होता है। बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1/k। ओके, कंप्रेसिबिलिटी, बीटा, वो सब खत्म हो गया, ठीक है। अभी के पे फोकस करते हैं। व्हाट इज के? के इज बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस। ओके, तो बल्क मॉडुलस क्या? रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक strain। ओके, सो दिस इज बल्क मॉडुलस। ओके सर, तो फॉर्मूला क्या होगा के का? dP बाय dV बाय V, ठीक है, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके सर, dV बाय V अभी पीछे मैंने दिखाया था, अगर मास कांस्टेंट हो तो dV बाय V इज इक्वल टू d रो बाय रो, माइनस ऑफ dV बाय V is equal to d rho by rho if mass is constant, if mass is constant, okay sir, if mass is constant, इसको इधर रखना है, इधर putting this in this equation, minus of dP by d rho by rho, ये माइनस था और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस इधर रखेंगे प्लस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट यू गेट। ओके, अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर उन्होंने पूछा कि कोई एग्जांपल दे सकते हो तो हम कहेंगे हाँ एग्जांपल दे सकते हैं। लेट अस सपोज एक कंटेनर है, कोई बाल्टी है मान लीजिए, उसमें मैंने किसी बलून को डुबाया, ठीक है, और बलून के केस में सर क्या होगा कि इनसाइड से जो प्रेशर लगेगा वो आउटसाइड प्रेशर से ज़्यादा होगा, P इनसाइड इज ग्रेटर देन P आउटसाइड। वो पूछेंगे ऐसा कैसे, आपको बोलना है ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा? अगर ऐसा नहीं होता तो सर बलून फूट जाता सर। अगर बाहर से मान लीजिए, लेट अस सपोज यही मार्कर है, मैं अगर इधर बाहर से इस पर प्रेशर लगा रहा हूँ फिर भी इस पर कुछ नहीं हो रहा, मतलब अंदर का प्रेशर ज़्यादा है तब ना बाहर को वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा है। ओके सर, तो वो हो गया dP। व्हाट इज dV बाई dV बाई V? तो सर वो क्या होता है सर कि लेट अस सपोज बलून है सर, उसको पानी में डुबाया, प्रेशर लगा, प्रेशर के कारण कुछ वॉल्यूम चेंज होगा, तो dV दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके सर, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर? ये फॉर्मूला आया जब हमने मास को कांस्टेंट रखा। मास को कांस्टेंट कैसे रखा वो मैंने पीछे दिखा दिया था। इफ़ मास इज कांस्टेंट तो किस किस तरह से निकालते हैं, m इज इक्वल टू रो वी, और वहाँ से डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो दिखाया था, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए और मैं इसको अब इरेज कर दूंगा। ओके सर, सो के इज इक्वल टू dP बाय d रो बाय रो। अब ये बोलना है, ठीक है। अब dV बाय V वो सब भूल जाना है, ये बोलना है। इस रो को ऊपर कीजिए, इस रो को ऊपर कीजिए। k इज इक्वल टू रो ऑफ dP बाय d रो। ओके, ये आ गया। ओके सर, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बीटा दैट इज कंप्रेसिबिलिटी 1/k, और वो क्या होगा सर? 1/k, मतलब सब कुछ नीचे आ जाएगा, d रो बाय dP 1/डेल्टा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बीटा रिप्रेजेंट्स कंप्रेसिबिलिटी। ओके, तो बीटा रिप्रेजेंट्स कंप्रेसिबिलिटी। इफ बीटा इज इक्वल टू 0 तो इसका क्या मीनिंग निकालेंगे? इफ बीटा इज इक्वल टू 0 तो इसका क्या मतलब निकालेंगे? मतलब वो कंप्रेसिबल नहीं है।
क्योंकि बीटा रिप्रेजेंट करता है कंप्रेसिबिलिटी। बीटा इज इक्वल टू 0 मतलब कंप्रेसिबल नहीं है, कंप्रेसिबल नहीं है मतलब इनकम्प्रेसिबल है, इनकॉम्प्रेसिबल। ओके, तो बीटा इज इक्वल टू 0, इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होगा? इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब ये वाला पार्ट, ये डेंसिटी, ये कांस्टेंट हो गया, डेंसिटी इज कांस्टेंट। ओके सर, डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो बीटा इज इक्वल टू 0 मतलब डेंसिटी इज कांस्टेंट मतलब डी रो अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है? 0। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू 0, इनकॉम्प्रेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे तुरंत पूछ देंगे। तो ये रो कांस्टेंट है तो डी रो 0 हो गया, तो ये रो कांस्टेंट है, हो गया रो कांस्टेंट है। एग्जांपल दे सकते हो? एग्जांपल दे सकते हैं। फ्लूइड्स, और उसके अगले ही लाइन में आपको ये बोल देना है सर फ्लूइड के केस में कॉम्प्रेसिबिलिटी इतना कम हो जाता है, फ्लूइड के केस में कॉम्प्रेसिबिलिटी इतना कम हो जाता है कि वो सॉलिड से भी कम हो जाता है। ये बोल देना कि फ्लूइड के केस में कॉम्प्रेसिबिलिटी इतना कम हो जाता है कि वो सॉलिड से भी कम हो जाता है। ओके चलिए, तो फ्लूइड के केस में कॉम्प्रेसिबिलिटी इतना कम हो जाता है कि सॉलिड से भी कम हो जाता है। चलिए ठीक है, तो फिर इसको इरेज कीजिए, ये देख लीजिए इसको। इसको इरेज नहीं करते हैं, यहीं पे कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब तो फ्लूइड का हो गया। ठीक है, ये केस फ्लूइड का था, या इरेज ही कर दीजिए, हटाइए। तो बीटा इज इक्वल टू क्या था? बीटा इज इक्वल टू डी रो बाई डी पी 1/रो, ये था। रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो फ्लूइड। लेकिन अगर रो कांस्टेंट नहीं है तो, ठीक है, लेकिन अगर रो कांस्टेंट नहीं है तो ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ रो कांस्टेंट नहीं होता है? हाँ सर, एग्जांपल दे सकते हैं। गैसेस के केस में, इन केस ऑफ गैसेस के केस में उनका रो यानी डेंसिटी चेंज हो जाता है। लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता कि डेंसिटी चेंज हो जाए। ओके सर, ओके सर, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो है, अगर कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन कांस्टेंट नहीं है मतलब इसका ये भी 0 नहीं होगा डिफरेंशिएशन। ओके सर, डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा मतलब बीटा कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, मतलब आप ये कह रहे हैं बीटा एग्जिस्ट। इसका मतलब इसको कॉम्प्रेस किया जा सकता है। हाँ सर, कॉम्प्रेस किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब इसको कॉम्प्रेस किया जा सकता है। ठीक है, कैसे कॉम्प्रेस करेंगे सर? पिस्टन अरेंजमेंट कर दीजिए। पिस्टन अरेंजमेंट कर दीजिए, गैसेस कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, पिस्टन अरेंजमेंट कर दीजिए, गैसेस कंप्रेस हो जाएंगे। इतना पार्ट ठीक है। अब इरेज करता हूँ, इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। अब लिखिए, फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड,
कंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में और कंप्रेसिबल फ्लूइड C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K बाय रो। ठीक है, व्हाट इज C? क्या होता है C? C is velocity of pressure wave और sound velocity। ठीक है, तो ये याद रखना है, C इज इक्वल टू अंडर रूट K बाय रो। ठीक है, C इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। ओके सर, ठीक है, और साउंड वेलोसिटी। ओके सर, C इज इक्वल टू अंडर रूट K बाय रो। ओके सर, याद हो गया सर। तो K इज इक्वल टू क्या था? व्हाट इज K? K इज इक्वल टू क्या था बताइए? dp बाय डी रो बाय रो। ये रो ऊपर चला गया, K बाय रो कर दीजिए, यहाँ भी रो हो गया, ये रो से रो कैंसिल हो गया, यानी C इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K बाय रो, यानी dp बाय डी रो। ये लिख सकते हैं क्या? dp बाय डी रो बाय रो लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं सर। ओके, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी मैं आगे यूज़ करूँगा, इसको भी यूज़ करूँगा, इसको भी यूज़ करूँगा। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है फिर इसको इरेज कर रहे हैं। मेरे से तो नहीं, एक बार एक लड़की से पूछ दिया गया था, क्योंकि उस टाइम एक नंबर बहुत फेमस था, वो नंबर था मैक नंबर। मैक नंबर, उससे पूछा कि ये मैक नंबर क्या होता है जी? ठीक है, इंटरव्यू में मैक नंबर क्या होता है? उसने कहा सर मैक नंबर एम से डिनोट करते हैं, या फिर समटाइम्स एम ए भी लिख देते हैं। एम ए इज इक्वल टू वी बाई सी, वेर वी इज सी, तो आपको पता है सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, प्रेशर वेव और साउंड वेव। और v क्या है? व्हाट इज v? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड। ओके, तो ये पूछने के बाद जाहिर सी बात है कि आपसे पूछा मैक नंबर क्या होता है? सर मैक नंबर दो नंबर्स का रेशियो होता है, वेलोसिटी और सी का, v और c का। व्हाट इज v? तो v इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, c वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव और साउंड वेव। ओके, ये क्वेश्चन पूछने के बाद जाहिर सी बात है कि कोई भी अगला क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, वो बोला हमको इसमें समझ में नहीं आया, ये क्या कुछ से कुछ लिख दिया, समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल, उस टाइम एक एग्जाम्पल बहुत फेमस था, मैक नंबर 2.5। ठीक है, मैक नंबर 2.5, ये एग्जाम्पल बहुत फेमस था उस टाइम। एक्चुअली मैक नंबर होता क्या है? अब फील लेना चालू कीजिए। लेट अस सपोज ये मान लीजिए कोई आप शिप डिज़ाइन किए हैं, तो उस शिप का एक आप प्रोटोटाइप बनाएंगे। ठीक है, उस शिप का एक प्रोटोटाइप बनाएंगे या फिर एक मॉडल बनाएंगे। तो शिप जो बनाए वो प्रोटोटाइप था, और जब आपको टेस्ट करना है तो वो टेस्ट आप मॉडल पे करेंगे। सर प्रोटोटाइप क्या होता है, मॉडल क्या होता है? अभी के केस में आपको याद रखना है कि अभी के केस में जो मैं बता रहा हूँ, बाद में ये चेंज हो जाएगा। अभी आपको इतना समझना है कि प्रोटोटाइप जो होता है सर वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, और मॉडल जो होता है उसका डुप्लीकेट स्ट्रक्चर होता है। तो सर एक्चुअल स्ट्रक्चर जब था तो डुप्लीकेट स्ट्रक्चर क्यों बना लिए? शिप आपने देखा है टाइटैनिक, टाइटैनिक आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है, और लैब में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लैब में टाइटैनिक को कोई उठा के तो नहीं ले आएगा। ठीक है, लैब में एक्सपेरिमेंट करने वक्त हमारे पास जो एक हम लोग उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक वो होता है, हाइड्रोलिक प्लूम होता है, एक हाइड्रोलिक प्लूम। उसमें क्या होता है, लेट अस सपोज यहाँ देखिए, इतना बड़ा ये पूरा रूम जहाँ तक चल रहा है, इतना बड़ा एक कंटेनर होता है। इसमें आपको शिप का टेस्टिंग करना है, ड्रैग वगैरह सब चीज़ को जानने के लिए।
अब ड्रैग क्या होता है सर? ड्रैग फ्रिक्शन फोर्स होता है सर। तो ड्रैग वगैरह सब कुछ जानने के लिए आप शिप पे टेस्ट किए कि एक्चुअल में जब हम उसको पानी पे उतारेंगे तो उस पर कितना ड्रैग वगैरह लगेगा। ओके, तो इससे क्या होगा फ़ायदा? हम सर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। क्या प्रेडिक्ट कर पाएंगे? कि अगर वो शिप पानी में चल रहा है तो उस पर ड्रैग एक्चुअल में कितना लगेगा। ओके, प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो मैक नंबर 2.5 क्या होता है? मैक नंबर 2.5 होता है सर कि अगर वही मॉडल जो है, वही मॉडल को अगर हम प्लूम में, जो हाइड्रोलिक प्लूम रहता है लैब में, उसमें अगर हम वही मॉडल को उस प्लूम के पानी से ऐसे ऐसे पास कराएं, प्लूम के पानी से उस मॉडल को ऐसे ऐसे पास करा रहे हैं, तो कितना वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हुआ विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव जनरली कितना रहता है? 330, 340, वही नहीं रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 340। और मैक नंबर 2.5 का मतलब क्या हो गया? 330 या 340 इंटू 2.5, वो हो गया वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया जब वो चलेगा शिप में, शिप जब चलेगा प्लूम के थ्रू, तो इससे हम लोग ड्रैग वगैरह निकाल पाएंगे। तो ये बोलना है मैक नंबर 2.5 का क्या सिग्निफिकेंस होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 2.5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव और साउंड वेव हो जाएगा। एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं कि शिप जब पानी में चल रहा है, ठीक है, तो जब एक्चुअल में शिप पानी में चलेगा तो उस पर ड्रैग वगैरह लगेगा। तो उसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं लैब में। टेस्ट करने में क्या जा रहा है? एक्चुअल शिप ला नहीं सकते हैं सर, क्योंकि एक्चुअल शिप टाइटैनिक में क्या था? 3 मंजिल का शिप था। उस 3 मंजिल को कोई भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि लेके आ जाओ लैब में। ठीक है, उल्टा चार्ज अलग लगा देंगे। ठीक है, ओके सर। तो उसका प्रोटोटाइप को लेके आए सर लैब में। ओके सर, लैब में उसी का प्रोटोटाइप लेके आए, फिर उसको हम लोग प्रोटोटाइप को प्लूम के थ्रू पास करवाए, प्लूम के थ्रू पास करवा दिए सर। फिर हमने देखा कि इस पर कितना ड्रैग वगैरह लग रहा है सर। ठीक है, फिर हमने ये कैलकुलेट किया सर कि कितना वेलोसिटी होगा सर फ्लूइड का विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव या फिर साउंड वेव। ओके, तो ये होता है मैक नंबर। तो मैक नंबर 2.5 का क्या सिग्निफिकेंस होगा सर? मतलब सर 2.5 टाइम्स ज़्यादा होगा सर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव से। किसका? फ्लूइड का वेलोसिटी सर। फ्लूइड का वेलोसिटी 2.5 टाइम्स ज़्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का। ओके सर, सो विद दिस टॉपिक इज ओवर सर। ओके सर, अब जो आपका डिप्लोमा लेवल है, तो डिप्लोमा में ये आता है। ठीक है, डिप्लोमा में ये आता है। मैक नंबर को एम ए से डिनोट करते हैं। एम ए इज इक्वल टू 1, सोनिक फ्लो, एम ए लेस देन 1, सब सोनिक फ्लो, एम ए ग्रेटर देन 1, सुपरसोनिक फ्लो। ये तीनों याद रख लीजिएगा, ये तीनों याद रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। इसके साथ ही मैक नंबर का सारा कंसेप्ट खत्म हो गया, ये याद रखिएगा, रट लें क्योंकि वो पूछ देगा आपसे। एसएससी जेई वगैरह एग्जाम में ये सब पूछ दिया जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार, इसको इरेज कर देंगे। तो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जितना कॉम्प्रेसिबिलिटी पढ़ना था उतना मैंने बता दिया। ठीक है, डिटेल में जाने का अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैंने बता दिया है, डायनामिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैंने बता दिया। ओके, कॉम्प्रेसिबिलिटी कितना होता है उतना मैंने बता दिया है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, सरफेस टेंशन एंड कैपिलैरिटी। ठीक है, ये यहाँ था, ये ख़त्म हो गया।
सरफेस टेंशन, इस टॉपिक में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ इस टॉपिक का एप्लीकेशन क्या क्या होगा। कभी ध्यान से देखिएगा, जब आपकी माँ दूध गर्म कर रही होगी या फिर आपके घर में कोई दूध गर्म कर रहा होगा, तो ध्यान से देखिएगा, जब वो दूध उबाल रही होती हैं उस टाइम जो है क्या होता है, जब वो पूरा दूध उबल रहा होता है, जैसे ही आपको कोई मान लीजिए पैकेट खरीद के लाए मार्केट से, दूध उबल रहा है, उस टाइम दूध के ऊपर छाली नहीं पड़ता है, जो छाछ वगैरह रहता है वो नहीं बनता है। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाते हैं, माँ बोलती है कि यार आँच कम कर दो नहीं तो दूध उबल के गिर जाएगा, तो टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते जाते हैं गैस का, स्टोव का या फिर चूल्हा वगैरह का, जिसका भी बर्नर का, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाते हैं लिक्विड गाढ़ा होना चालू हो जाता है, उसके ऊपर छाछ या फिर छाली वगैरह जमना चालू हो जाता है। तो लिक्विड गाढ़ा क्यों होता है? लिक्विड गाढ़ा इसी सरफेस टेंशन के कारण होता है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन, जैसे मतलब लिक्विड गाढ़ा इसी के कारण होता है। नेक्स्ट सरफेस टेंशन में क्या है? ओके सर, देखते हैं नेक्स्ट क्या है सरफेस टेंशन। याद रखिए, अगर जहाज पानी के ऊपर चल रहा है तो उसके ऊपर लग रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लेकिन अगर आप एक सुई को हल्का सा छोड़ देंगे पानी के ऊपर, आप लोग देखते भी होंगे, तो वो सुई कई बार तैर जाता है। वो सुई क्यों तैर जाता है? सरफेस टेंशन के कारण। ओके, सुई का तैरना, सुई का पानी पर तैरना। नेक्स्ट एप्लीकेशन सरफेस टेंशन का क्या हो सकता है? नेक्स्ट एप्लीकेशन आप लोग देखते होंगे कि आदमी पानी पे जैसे ही आपको जाता है तो वो तो गिर जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारा तो पानी पे तैर लेता है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कई बार गंदा पानी वगैरह पे देखते होंगे कि मच्छर वगैरह उस पर बैठ जाता है। आप पानी पे बैठने की कोशिश कीजिए, नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन मच्छर वगैरह पानी पे बैठ जाता है, मच्छर पानी पे बैठ जाता है। मच्छर का पानी पर बैठना। कुछ और एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जो आपके घर में जो भी लेडीज़ वगैरह रहती हैं, तो वो लोग क्या करती हैं, नहाने के बाद क्या करती हैं, बाल को बांध लेती है, तौलिया वगैरह से बाल को बांध लेती हैं। तो वो बांध इसीलिए रहती हैं ताकि बाल का जो पानी है वो अच्छी तरीके से सूख जाए, ठीक है, बाल का पानी अच्छी तरीके से सूख जाए, उसके बाद बाल को ऐसे खुले में लहराना है, ठीक है भैया, तो बाल को खुले में लहराना है, तो वो बाल को इसीलिए बांध लेती है ताकि बाल का पानी अच्छी तरीके से सूख जाए। तो वो बाल का पानी अच्छी तरीके से सूखता क्यों है? ये सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण बाल का पानी अच्छी तरीके से सूख जाता है। या फिर बहुत लेडीज़ लोग को देखते होंगे ड्रायर रख लेती है, तो वो ड्रायर इसलिए रखती है ताकि उसका बाल का पानी अच्छी तरीके से सूख जाए, फिर बाल लहराएगा, ठीक है। ओके सर, तो कंसेप्ट है सरफेस टेंशन का, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता था, ठीक है। तो अब आप लोग जाके बता दीजिएगा, ये जो बाल में तौलिया बांध रहे हैं इसमें सरफेस टेंशन का कंसेप्ट लगता है। चलिए, ये सरफेस टेंशन ये होता है, ठीक है। अगर आप पेपर में ये सब लिख दीजिएगा तो वो आपको एक भी नंबर नहीं देने वाला है सरफेस टेंशन पे। ठीक है, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है कि ये लिक्विड का गाढ़ा होना, सुई का पानी पे तैरना, मच्छर का पानी पे बैठना, ये सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल है। सरफेस टेंशन क्या है? व्हाट इज सरफेस टेंशन? एक और मुझे याद आ गया, वर्षा की बूंद का गोल होना।
गोल होना, ये भी सरफेस टेंशन के ही कारण होता है। सरफेस टेंशन को हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है। जैसे बॉयंसी के केस में तभी एक प्रॉब्लम जो करवाया था, तो मैंने कहा था कि बॉयंसी फोर्स अपवर्ड लगता है, सरफेस टेंशन भी फोर्स अपवर्ड ही लगता है। ओके, तो सरफेस टेंशन का फोर्स अपवर्ड लगता है। अभी तक हमने सरफेस टेंशन क्या होता है वो डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, अब आते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है। इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ये देखिए, ये बकेट है, इसमें ये यहाँ पानी है यहाँ तक। मैं अगर इस पार्टिकल की बात करूँ, इस पे इधर 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 हर तरफ फोर्स लगेगा, तो ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। मैं यहाँ के एक पार्टिकल की बात करता हूँ, ये इस पे देखिए इधर इधर हर तरफ लग रहा है। ठीक है, और एक मिनट, इस पे देखिए, इस पे ये इधर 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 लग रहा है और ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, इधर की तरफ फोर्स क्यों लग रहा है? ये सारे फोर्स हैं कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। और इधर की तरफ ये फोर्स कौन सा लग रहा है? ये फोर्स है सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। ओके, तो यहाँ तो ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम है, क्या यहाँ ये इक्विलिब्रियम में है? नहीं, सरफेस पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके सर, सरफेस पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में अगर नहीं है तो क्या है? अब देखिए क्या है। सरफेस पर अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो यहाँ इसके साइड में एक पार्टिकल होगा, ये इसके साइड में एक, ये इसके साइड में ये इस तरह करके, और इधर इस तरह करके, ये जो है पूरा पार्टिकल जो है आपस में क्या होगा सर? इस तरह से एक फिल्म बना लेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, इस पे भी इस तरह से नीचे नीचे फोर्स लगेगा और इस पे भी इस तरह से लगेगा, इस पे भी इस तरह से लगेगा, इस पे भी नीचे नीचे फोर्स लगेगा, इस पे भी ये इधर इधर लगेगा, ये नीचे नीचे लगेगा। ओके, इस पे भी इधर से ऐसे ऐसे लगेगा, ये नीचे नीचे लगेगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए, मैं अब इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये नीचे वाला जो है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, ये सारा एक कोई फोर्स लग रहा है जो मुझे लग रहा है ये इस तरह से सरफेस पे लग रहा है। ठीक है, ये जो अगर आप इस तरह का ये कंटिन्यूअस अगर देख लें तो इस सरफेस पे कंटिन्यूअस आप देखिए एक कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये कोई फोर्स लग रहा है, और ये जो सरफेस पे ये जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यही है आपका सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस पे लगने वाला फोर्स। तो डेफिनेशन क्या होगा सर इसका? डेफिनेशन होगा इट इज द फेनोमेना ऑफ लिक्विड सरफेस और लिक्विड इंटरफेस। इट इज a phenomena of liquid surface or liquid interface। चलिए, फिर से वही बात हो गया, इंटरव्यू में पूछ दिया। चलो ठीक है, हम तो समझ गए कि ये सरफेस टेंशन है आपका। तो आपने लिखा है कि इट इज़ अ फेनोमेना ऑफ लिक्विड सरफेस और लिक्विड इंटरफेस। गैस में होगा क्या ये फेनोमेना? आपको कहना है सर नहीं। फिर वो अगला क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों नहीं?
आपको बोला सर गैस में हम जब शुरुआत में पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे ना सर कि गैस में कोई इंटरफेस या सरफेस नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है, लिक्विड के केस में होता है, गैस में कोई नहीं। गैस में क्या होता है, गैस में पार्टिकल रैंडम ऐसे घूमते रहता है, ऐसे 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 रैंडम घूमते रहता है। यहाँ कौन सा सरफेस है, यहाँ कौन सा सरफेस है, दिखा दीजिए कोई एक सरफेस पकड़ के। यहाँ तो दिख रहा है कि ये ऊपर में एक सरफेस है, यहाँ कोई सरफेस है, नदी में दिखता है कि ये सरफेस है नदी का। गैस में कभी बता दीजिएगा कि हाँ है वो सरफेस है, बताइए, नहीं बता पाएंगे मेरे भाई। सो गैस में ये फेनोमेना नहीं होता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन लिखना है, ये देख लीजिए, इसका इरेज करके सरफेस टेंशन का डेफिनेशन लिखवाते हैं। डेफिनेशन में बस दो चीज़ याद रखना है, ये कोहेसिव फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, ये कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स। और इस कोहेसिव फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, हर जगह देखिए ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है सरफेस पे, तो वो सरफेस टेंशन फोर्स है, ठीक है। तो लिखिए डेफिनेशन, ऑल द liquid particle of the surface faces net downward cohesive force, नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, सारे पार्टिकल सरफेस पे देखिए, नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स। टू ओवरकम दिस कोहेसिव फोर्स, टू ओवरकम दिस कोहेसिव फोर्स, to overcome this cohesive force, a net upward force acts at the surface, ठीक है, at the surface, a net upward force act at the surface, ठीक है। This upward force is nothing but surface tension, because is nothing but surface tension, because of which the surface acts like a thin film, ठीक है। ये पूरा आपको लिख देना है डेफिनेशन सरफेस टेंशन का, ठीक है। तो ऑल द लिक्विड पार्टिकल ऑफ द सरफेस फेसेस अ नेट डाउनवर्ड फोर्स कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो इस डाउनवर्ड फोर्स नहीं तो ये तो क्या होगा, ये डाउनवर्ड फोर्स कोहेसिव फोर्स खींच के इस सरफेस को अंदर की तरफ ले आएगा, लेकिन इस फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। टू ओवरकम दिस कोहेसिव फोर्स अ नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट
एट द सरफेस, दिस अपवर्ड फोर्स इज नथिंग बट सरफेस टेंशन फोर्स या फिर सरफेस टेंशन, बिकॉज ऑफ विच द सरफेस एक्ट्स लाइक ए थिन फिल्म अंडर टेंशन, अंडर टेंशन। ठीक है, ये डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, फिर इसको इरेज कर देंगे। ठीक है सर, अब फिर से इंटरव्यू में उसने पूछ दिया कि तुमने चलो बताया कि ये नेट जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ये कोहेसिव फोर्स लग रहा है, बोला यस सर कोहेसिव लग रहा है। तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए तुमने कहा कि एक फोर्स आया जो सरफेस पर लगा, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में था, उसको सरफेस टेंशन तुमने कहा। मैंने कहा हाँ सर सरफेस टेंशन उसको कहा। तो ये सरफेस टेंशन फोर्स का नेचर क्या है? ये सरफेस टेंशन फोर्स का नेचर क्या है? सर ये भी कोहेसिव फोर्स ही है सर, ये भी कोहेसिव फोर्स ही है, फोर्स ही है, फोर्स ही है। फर्क बस इतना है, ये कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड लगा, ये कोहेसिव फोर्स अपवर्ड लग रहा है, ताकि ये एक सरफेस थिन फिल्म अंडर टेंशन बन जाए। ठीक है, तो ये जो है थिन फिल्म अंडर टेंशन बन जाए। तो ये जो अपवर्ड लग रहा है ये ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरा फोर्स हो गया, ठीक है, रॉकेट फोर्स, ऐसा कुछ फोर्स नहीं है, ये भी कोहेसिव फोर्स है। ये जो डाउनवर्ड लग रहा है ये भी कोहेसिव है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स आया सरफेस टेंशन फोर्स, वो अपवर्ड लग रहा है, वो भी कोहेसिव फोर्स ही है। तो एक जनरलाइज इक्वेशन दे दें क्या? एक जनरलाइज, ये डेफिनेशन मिटा देते हैं। तो जनरलाइज इक्वेशन हम लोग क्या दे देंगे? जनरलाइज इक्वेशन हम लोग दे देंगे कि कोहेसिव फोर्स इज द cause of surface tension. Surface tension. Cohesive force is the cause of surface tension. Okay, sir. Cohesive force is the cause of surface tension. ये जनरलाइज इक्वेशन आपने दे दिया। एक और चीज लिख लीजिएगा, सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी, बस इतना ही लिख के छोड़ दीजिए। इसको आगे मैं जब कैपिलरिटी पढ़ाऊंगा तो इसी स्टेटमेंट को मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही लिख लीजिए, सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक लाइन लिख लीजिएगा, या फिर एक मिनट रुक जाइए, एक्ट्स नॉर्मल टू द
लाइन ऑफ इंटरफेस कर दीजिए। And in the plane of liquid surface, surface tension force acts normal to the line of interface and in the plane of liquid surface। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट मैंने लिखा है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट मैंने लिख दिया है। ये बहुत लोगों को ये नोट हजम ही नहीं होता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक मैंने एग्जांपल दिया था ना, कई बार सुई पानी पे तैर जाता है। तो लेट अस सपोज पहले ये था आपका पानी का इंटरफेस, ठीक है। अब इस पे आपने सुई रखा, तो सुई कुछ ऐसा स्ट्रेट होगा और उस स्ट्रेट के कारण पानी का इंटरफेस ऐसा हो गया होगा। 3D में विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, 3D में, ठीक है। ये पानी पहले ऐसा था, या फिर इसको ऐसे देख लीजिए, समझ नहीं आएगा आपको 2D में। ये पहले पानी ऐसा चल रहा था, इसके ऊपर आपने नीडल रख दिया, तो अब ये इंटरफेस ऐसा हो गया इस तरह से। तो मैंने क्या लिखा है, सरफेस टेंशन फोर्स एक्स नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इंटरफेस एंड इन द प्लेन ऑफ लिक्विड सरफेस। मतलब सरफेस टेंशन इस पे जो लगेगा वो इधर लगेगा, इधर 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 इधर। तो सरफेस टेंशन फोर्स एक्स नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इंटरफेस एंड इन द प्लेन ऑफ लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के प्लेन में लग रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, लिक्विड सरफेस के प्लेन में लग रहा है, ठीक है। ये होता है सरफेस टेंशन फोर्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैंने बता, इंपॉर्टेंट नोट है भैया ये, ठीक है, क्योंकि इसी नोट से अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो इस नोट को याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट्स नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इंटरफेस एंड इन द प्लेन ऑफ लिक्विड सरफेस एंड इन द प्लेन ऑफ लिक्विड सरफेस। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या कहा, पहले आपका लिक्विड सरफेस ऐसा था, इस पे आपने एक नीडल रख दिया। अब इस पे ये फोर्स इस तरह से, 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 इस तरह से लगने लग गया। ये नीडल का लेंथ L है, नीडल लेंथ इज L, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पूरे नीडल के लेंथ पे ही सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, FS सरफेस टेंशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, is directly proportional to L, ठीक है, is directly proportional to L, ओके। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी तो आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट है, इज इक्वल टू सिग्मा इनटू L, ठीक है। और ये सिग्मा क्या है, ये सिग्मा है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ओके। तो इसका यूनिट क्या होगा सर, देख लेते हैं यूनिट क्या होगा। Fs अपॉन L इज इक्वल टू सिग्मा, लिख सकते हैं। Fs का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। L का यूनिट क्या होगा, मीटर, न्यूटन पर मीटर, सिग्मा, ये यूनिट होगा, यूनिट न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन का यूनिट न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट है ये, ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट है ये, ठीक। ओके, कुछ डायमेंशन वगैरह की बात कर लें। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा सरफेस टेंशन का, न्यूटन का क्या होता है, आप तो याद हो गया होगा, mLT-2 डिवाइडेड बाय L, L से L कट गया, ये क्या हो जाएगा, M
T-2, दिस इज सरफेस टेंशन का डायमेंशन Mt-2, Mt-2 is the dimension of surface tension. Mt-2, Mt-2, मैं ये क्यों 10 बार बोल रहा हूँ Mt-2 डायमेंशन ऑफ सरफेस हो, क्योंकि ये आ चुका है एक बार फिर, ये आ चुका है। कहाँ आया है ये आया है SSC JEE एग्जाम में। और ये सब जो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ना, जिसको रट लें, ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिपीट होगा, फिर देखिएगा ना, आज नहीं तो कल ये फिर आ जाएगा, ठीक है। अब वहाँ उतना ये सब करने से, तामझाम करने से अच्छा डायरेक्ट लिख दीजिए ना कि सरफेस टेंशन का यूनिट जो होता है Mt-2 होता है, बात खत्म, ठीक है। क्योंकि 120 मिनट है, 200 क्वेश्चन करना है। अब मर्जी आपकी है, आप वहाँ कोई क्वेश्चन पेपर लेके सो जाइए तो कोई थोड़े ही आपको कुछ कहेगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन। देखिए, सो कोहेसिव फोर्स इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोहेसिव फोर्स घटेगा, सो सरफेस टेंशन घटेगा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स एक तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एक बार फिर से मेरे साथ, टेम्परेचर बढ़ेगा कोहेसिव फोर्स घटेगा, सरफेस टेंशन घटेगा। फिर से मेरे साथ, टेम्परेचर बढ़ेगा कोहेसिव फोर्स घटेगा, सरफेस टेंशन घटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहीं याद रख लेना। तो सरफेस टेंशन इट इज एन इंटरफेस फेनोमेना, इंटरफेस फेनोमेना मतलब ये आपका कंटेनर है, यहाँ तक लिक्विड है, तो ये देखिए इसके नीचे वाटर, इसके ऊपर एयर, इंटरफेस हो गया ये। तो इसको क्या कह देते हैं? इंटरफेस, इंटरफेस। ओके सर, तो कुछ सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो याद रखना, सिग्मा H2O एयर, इंटरफेस की वैल्यू कितनी होती है? 0.073 न्यूटन पर मीटर एट 20 डिग्री C। ये वैल्यू आप याद रख लीजिएगा। ये वैल्यू याद रख लीजिएगा। देख लीजिए, फिर पूरा इरेज ही कर देते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए, चलिए सर अब आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। ओके, सो सरफेस टेंशन सिग्मा यूनिट क्या होगा इसका सर? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मीटर से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। न्यूटन मीटर, इसको जूल कहते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन बनेगा सरफेस टेंशन का, वो क्या बनेगा? यहाँ से एक और सरफेस टेंशन का यूनिट बनेगा, वो क्या बनेगा? जूल जो है किसका यूनिट होता है? वर्क का यूनिट होता है, और मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है। तो यहाँ से एक और जो डेफिनेशन बनेगा कि वो क्या बनेगा? इट इज़ द वर्क
to bring unit change in area. Unit change in area due to surface tension. Due to surface tension. ठीक है, तो इट इज़ द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट चेंज इन एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, इसको रिलेट कैसे करेंगे, याद कैसे रहेगा? इट इज़ द वर्क रिक्वायर्ड, इट इज़ द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट चेंज इन एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। कोई पूछे कैसे? इट इज़ द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट चेंज इन एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो यहाँ तक ये सरफेस टेंशन था। अब इसके बाद जो है मैं कुछ और टॉपिक्स आपको डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में।